Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो कोई information या fact है उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे। तो start करते हैं आज का हमारा discussion। फर्स्ट न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में हमारे जो वाइल्ड लाइफ के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल को देखते हुए इसे यूज किया गया है हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, स्पेशली जो टाइगर जोन के एरिया हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया गया है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। अब यूज़ किस सेक्टर के अंदर किया जाएगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आप देखिए कि इसका यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पोचर्स हैं, पोचर्स से बचाने के लिए उनके रिगार्डिंग में एक कैमरा ट्रैप है वो बनाया गया है। उस कैमरा ट्रैप को यूज़ किया गया है फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। हमारे जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो स्पेशली जो टाइगर हैं, वाइल्ड एनिमल है, उनका मॉनिटर करने के रिगार्डिंग में कि उनका मूवमेंट कैसा है, कौन से एरिया के अंदर उनका मूवमेंट है, उसको मॉनिटर करने के रिगार्डिंग भी इस कैमरा को यहाँ पे यूज़ किया गया है। और आप देखिए कि उनका जब सेंसस कंडक्ट होता है, जब इनका सेंसस कंडक्ट होता है तो उस समय में उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स हैं उसको काउंट करने के रिगार्डिंग भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कैमरा है इसे यूज़ किया जाएगा। अब इसका नाम क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? इसका नाम है स्टूडेंट टेल गार्ड का नाम इसको दिया गया है। यहाँ पे टेल गार्ड का इसको नाम दिया गया है इस कैमरा को। और इसको जो ट्री का जो यहाँ पे फोलिएज है उसके अंदर ही इसको छिपा दिया जाएगा, जिससे कि प्रॉपर वे में ट्रैक किया जा सके, पोचर्स को भी ट्रैक किया जा सके। अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इस एरिया को इम्प्लीमेंट किया गया है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमराज को। तो 2022 के समय जो दूधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसके अलावा जो कान्हा नेशनल पार्क है और जो पेंच का जो एरिया है, पेंच जो बेसिकली आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो कान्हा और पेंच का जो कॉरिडोर है वहाँ पे इसको यूज़ किया गया है, इसको अभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो एक बार हम इन एरियाज़ के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड सेक्टर में जो क्राइम है उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बॉडी है। बॉडी का नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का इस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स कैसे हुआ? जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसी एक्ट के अंदर अमेंड करते हुए 2007 के अंदर इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए कि NTCA को भी उसी समय इस्टेब्लिश किया गया है। नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिनके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर है उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है, या जो प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर्स का जो सेंसस है, टाइगर्स का जो एस्टिमेट है जो यहाँ पे काउंट किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 2006 के समय देखने के लिए मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मेन काम क्या है कि क्राइम को रोकना है, क्राइम को कंट्रोल करना है वाइल्ड लाइफ के सेक्टर के अंदर में। इनके द्वारा काफ़ी ऐसे जो प्रोग्राम है वो चलाए गए हैं, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा वाइल्ड नेट है, कि इंटरनेट के ऊपर जैसे बेचा जाता है किसी भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड किसी एनिमल को या किसी जानवर को, तो उसको यहाँ पे इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले जो एक स्नैक था रेड सैंड बोआ, एक स्नैक है रेड सैंड बोआ, उसके बारे में हमने रीड किया था कि जो डबल हेडेड स्नैक आपको देखने के लिए मिलता है, उसको भी बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई है कि कैसे इंटरनेट के ऊपर उसका जो सेलिंग है काफ़ी ज़्यादा पैसे के अंदर उसको बेचा जाता है। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो इंस्टीट्यूशंस की बात हुई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट जहाँ पे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा को यूज़ किया गया है वो है कान्हा। अब ये कान्हा कहाँ पे है? कान्हा है बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में। जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशली जो सतपुरा की जो रेंज हैं, जो हमारी सतपुरा की जो रेंज है, मैकाल रेंज ऑफ सतपुरा का जो मैकाल रेंज है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो आप याद रखना कि मैकाल रेंज के अंदर में जो सतपुरा रेंज है, मैकाल का सतपुरा का जो पार्ट है उसके अंदर में ये सिचुएटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है कान्हा नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड है स्टूडेंट जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर में, जबलपुर के पास है बालाघाट। आप इसको देखना अच्छे से लोकेशन इसकी बालाघाट है। एंड इसके अलावा आपको जो मांडला नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट एंड मांडला नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है।
इसके अलावा स्टूडेंट सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स का ये एरिया है, मैकाल रेंज और जो सतपुरा का जो पार्ट है वो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड का ये पार्ट है। इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कान्हा से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होनी चाहिए। एक भूर सिंह बारासिंगा है, भूर सिंह, एक भूर सिंह जो बारासिंगा है, भूर सिंह बारासिंगा को बेसिकली इस कान्हा नेशनल पार्क का जो मस्कट है उसके रूप में नॉमिनेट किया गया था 2017 के समय। तो उस समय ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली यूपीएससी ने भी पूछा था भूर सिंह बारासिंगा से रिलेटेड। और बारासिंगा आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हुआ कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंच के बारे में, तो जो पेंच का जो एरिया है, तो सपोज कीजिए मध्य प्रदेश है और ये यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने के लिए मिलेगा। तो ये एरिया जो बेसिकली कनेक्टेड है, तो पेंच आपको वैसे तो सिचुएटेड है नागपुर के अंदर में, जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में। बट पेंच का आपको यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश के जो कुछ एरियाज हैं, जैसे सिवनी का एरिया है, छिंदवाड़ा का एरिया है, जो सिवनी है, जो छिंदवाड़ा है, सिवनी छिंदवाड़ा, इन सब एरियाज के साथ में इसका कनेक्टिविटी है पेंच का। बेसिकली पेंच आपको यहाँ पे जो रुडियार्ड क्रिपलिंग है, एक पोइट है रुडियार्ड क्रिपलिंग, उनकी एक पोइम है स्टूडेंट्स, इफ नाम से उनकी एक पोइम है। आपको जब भी समय मिले इंटरनेट पे इसको रीड करना, काफ़ी अच्छी पोइम है उनकी, रुडियार्ड क्रिपलिंग। तो उनकी बेसिकली एक किताब है जंगल बुक, जिसके अंदर इस पेंच के एरिया को यहाँ पे मेंशन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में कान्हा नेशनल पार्क एंड जो पेंच रिजर्व का जो एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो पेंच रिवर है जो फ्लो करती है, उसकी वजह से ही इसका जो नाम है वो दिया गया है इस पेंच एरिया को। तो दिस इज ऑल अबाउट द कान्हा नेशनल पार्क। पेंच के एरिया के बारे में बात की। अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जहाँ पे ये जो ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम है स्टूडेंट दूधवा नेशनल पार्क। अब ये जो दूधवा नेशनल पार्क है, आपने एक बार और इसका नाम सुना होगा। जब भी हम वन हॉर्न राइनो के बारे में रीड करते हैं, वन हॉर्न राइनो के बारे में, वैसे तो आपने काजीरंगा जो आसाम का जो एरिया है उसी से रिलेटेड वन हॉर्न राइनो को रीड किया होगा। बट जो तराई का जो आर्क का जो रीजन है उसके अंदर भी वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, वो है दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी है, जो लखीमपुर खीरी का जो एरिया है, दूधवा नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो दूधवा नेशनल पार्क कहाँ है, लखीमपुर खीरी के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटरनी घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी दूधवा नेशनल पार्क के अंदर जो थूरू नाम की जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है वो मिलती है, जिनका जो ओरिजिन है राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है, जो थार का जो डेजर्ट है उसके साथ उनका ओरिजिन देखने के लिए मिलता है। तो दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर है, लखीमपुर खेरी का एरिया है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दूधवा नेशनल पार्क के अंदर में। अब ये ट्रायल गार्ड क्या है, ट्रायल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ऐसा एक कैमरा ट्रैप बनाया गया है जो अलर्ट सिस्टम को जारी करेगा कि यहाँ पे जो पोचर्स हैं आ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ के ऑफिशियल्स यहाँ पे अलर्ट हो जाएं। और इसके अलावा बताएगा कि टाइगर का मूवमेंट कहाँ है, कौन से एरिया के अंदर वो जाता है। इसके अलावा इस एरिया के अंदर आपको एलिफेंट भी मिलेंगे। तो इसी वजह से एलिफेंट और टाइगर एक ही टाइप का जो आपको इकोलॉजी है उसके अंदर वो देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा टाइगर प्लस में एलिफेंट का जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है, टाइगर का 4 ईयर के अंदर हुआ करता था, एलिफेंट का 5 ईयर के अंदर में, और दोनों का एरिया बिल्कुल सेम ही है, 90% एरिया है वो जो सेम है। तो क्यों ना इनका जो सेंसस है साथ ही कंडक्ट किया जाए। तो साथ कंडक्ट करने का एक डिसीजन लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सेंसस को कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो एनटीसीए की है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो जिनका इस्टेब्लिशमेंट एक साथ एक ईयर के बाद में ही उनका हुआ था, दोनों का इस्टेब्लिशमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कूनो टाइगर रिजर्व के, कूनो का जो नेशनल पार्क है, वो कूनो पालपुर का जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में जो हम चीता लेके आए थे, कहाँ से, इंटरकॉन्टिनेंट एक ट्रांसफ़र हुआ था फर्स्ट टाइम में, हम अफ्रीका से चीता लेके आए थे स्टूडेंट्स।
तो आप देखिए कि हम अब एक कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उससे पहली बार इंडिया के लिए ट्रांसफ़र हुआ। तो पहली बार कोई वर्ल्ड के अंदर ऐसा ट्रांसफ़र था जिसके अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीता हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया। सेकंड, अगर हम बात करें चीता के बारे में, तो इंडिया के अंदर स्टूडेंट जो चीताज हैं, इंडिया के अंदर जो चीताज हैं वो 1952 के समय एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उनके एक्सटिंक्ट होने के बिहाइंड का रीज़न है कि इंडिया के अंदर इनको हंट किया जाता था। हमारे यहाँ पे जो राजा लोग हुआ करते थे उनके द्वारा इनको हंट किया जाता था। हंटिंग की वजह से आप देखें कि जब लास्ट ईयर इनको रिलीज़ किया गया था 17 सितंबर के दिन, तो उस समय में काफ़ी सारे जो राजा जो लोग हुआ करते थे, जो झारखंड की जो लास्ट किंगडम है उसके जो लोग हैं, उन्होंने भी वहाँ पे रिलीज किया स्टेटमेंट कि हम लोगों ने बेसिकली, वो फ़ोटो है जो गलत है, हम लोगों ने नहीं मारा था। ऐसा काफ़ी स्टेटमेंट्स आए थे उस समय में। उनके जो भी डिसेंडेंट्स जो बचे हैं, जो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस समय जो राजा हुआ करते थे। तो कूनो के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है। यहाँ पे हम चीता लेके आए थे लास्ट ईयर, और यहाँ पे जो चीता लेके आए हैं उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स अफ्रीकन चीता। एशियन चीता कहाँ है? एशियन चीता ओनली प्रेजेंट समय में 12 के आसपास इनका नंबर है, और ये बचे हैं ईरान के अंदर में। अब ये देख लीजिए, ईरान के अंदर बचे हैं और 12 के आसपास इनका नंबर है। तो IUCN स्टेटस इनका क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ईरान ने हमें चीता देने से मना कर दिया था कि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी कम नंबर है और इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो सकता है। एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जाएंगे, इनका जो हैबिटेशन है वो चेंज होगा। तो हम अफ्रीका से चीता लेके आए। अफ्रीका से जो चीता लेके आए हैं उनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है स्टूडेंट्स? वल्नरेबल। दोनों के अंदर डिफरेंस है, अफ्रीकन चीता और एशियन चीता के बीच में वल्नरेबल स्टेटस है। हम कौन से कंट्री से लेके आए हैं? साउथ अफ्रीका से हम लेके आए 12 चीता, और इसके अलावा जो नामीबिया नाम का जो कंट्री है वहाँ से हम 8 चीता लेके आए हैं। तो टोटल इनका नंबर है वो 20 है, जिसके अंदर छोटे छोटे 4 नए बच्चे भी आए हैं इंडिया में, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ चीताज की डेथ भी हुई है, डेथ के इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 2-3 स्टेटमेंट्स के बारे में। यहाँ पे पहली बात तो इनको वाइल्ड के अंदर में रिलीज किया जाएगा विंटर सीजन का जब स्टार्ट होगा उसके बाद में। और इनके ऊपर जो कॉलर, इनको जो ट्रैक करने के लिए रिगार्डिंग में जो कॉलर है, जो कॉलर इनके ऊपर लगाई गई है रेडियो कॉलर, उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे कुछ सवाल है वो उठाए गए थे कि रेडियो कॉलर की वजह से इनकी नेक के आसपास जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, जिसमें कुछ जो चीता है उनकी डेथ हुई। बट NTCA के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा मना किया गया है। कॉलर हम यूज करेंगे, उसी के थ्रू हम इनको जो ट्रैक है वो कर सकते हैं चीता लोगों को। आप देखिए कि यहाँ पे जो डेथ होने के बिहाइंड में कुछ कारण, इंडिया के अंदर इनकी जो डेथ हुई थी, जो अफ्रीका से हम चीता लेके आए हैं उनके बिहाइंड में कारण है कि आप देखिए कि एक तो जो नामीबिया के जो कंट्री है वो कम्प्लीटली ड्राई है। नामीबिया का जो एरिया है, नामीबिया डेजर्ट के बारे में आपने रीड किया होगा। और मैक्सिमम जो देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट बनते हैं ना, वेस्टर्न एरिया के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर भी है थार का एरिया, तो ये जो वेस्टर्न एरिया के अंदर जो डेजर्ट बनते हैं उनके बिहाइंड में एक कोल्ड करंट जो होता है, एक कोल्ड करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अफ्रीका के वहाँ पे जो नामीबिया है, क्योंकि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो, सॉरी ये गलत बन गया, थोड़ा रफ मैप है, आप लिटिल बिट ऐसा अंदाज़ा लगा लेना। तो सपोज कीजिए अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका, तो ये जो नामीबिया है, नामीबिया के वहाँ पे आप देखना कि वहाँ भी एक कोल्ड करंट का एक इम्पोर्टेंस है। तो कोल्ड करंट के बारे में आप ज़रूर से देखना कि कौन सा कोल्ड करंट है जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करता है। और मैक्सिमम डेजर्ट वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही क्यों देखने के लिए मिलते हैं? कुछ डेजर्ट इंटीरियर के अंदर होंगे, इंटीरियर उनका लोकेशन होता है इस वजह से। दिस इज ऑल अबाउट द कूनो के अंदर जो चीता है जिनको वाइल्ड के ओपन एरिया के अंदर विंटर के समय रिलीज किया जाएगा। रेडियो कॉलर के बारे में हमने डिस्कस किया। अफ्रीकन चीताज का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। एशियन चीताज का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इनको ईरान के अंदर ओनली है 12 इनकी संख्या है। इंडिया के अंदर 1952 के समय एक्सटिंक्ट हो गए थे। कारण था टू मच पोचिंग जो किया गया था, हमारे जो राजा लोग हैं उनके जो शौक हुआ करते थे, उसी को देखते हुए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया G20 की मीटिंग के अंदर में, कॉरिडोर का नाम तो आपको पता होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEE और EC इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2 सेक्टर के अंदर ये कॉरिडोर होगा बेसिकली। 2 सेक्टर के अंदर आप देखिए कि इंडिया से यहाँ पे मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करना है, तो ये बेसिकली ईस्टर्न पार्ट है, और फिर नदर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे मिडिल ईस्ट से यूरोप के लिए लेके जाएगा ये पोर्ट। रेल और आपको जो सी है उसका दोनों का रूट आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो इसमें लोकेशंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि इसके अंदर कौन कौन सी लोकेशन रहेंगी, कौन कौन से जो पोर्ट हैं उसको यूज़ किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है, जस्ट एज ये कैलकुलेशन बेसिस पे ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया के अंदर 3 पोर्ट हैं। एक तो मुंद्रा पोर्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट जो कंपनी है अडानी ग्रुप उनके द्वारा ओवन किया गया है। एक कांडला पोर्ट है जो कांडला का हमारा रीजन है गुजरात के अंदर में। ये मुंद्रा और कांडला दोनों ही गुजरात के अंदर हैं। और ये मुंबई का जो हमारा JNPT है, मुंबई का जो हमारा JNPT पोर्ट है। तो इन 3 पोर्ट को इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे ही जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरेबिया के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जिनको यहाँ पे चूज किया जाएगा और जिनके बेसिस पे जो यहाँ ट्रेड है वो कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि इजराइल का जो हैपा पोर्ट है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जब अगर आपने न्यू दिल्ली के अंदर अगर विजिट किए हो, न्यू दिल्ली के अंदर एक त्रिमूर्ति नाम की एक जगह है, त्रिमूर्ति नाम की एक जगह है। तो त्रिमूर्ति नाम की जो जगह है वहाँ पे 3 सैनिक बेसिकली वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर दिखाया गया है स्टैच्यू के अंदर में। तो वो उसको बेसिकली इस जगह से कनेक्टेड है वो स्टूडेंट्स। हैपा के अंदर एक बैटल हुई थी, हैपा के अंदर एक बैटल हुई थी जिसको बैटल ऑफ हैपा के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ हाइपा। और इस बैटल ऑफ हाइपा के अंदर हमारे यहाँ पे उस समय में जो 3 अलग अलग एरियाज से जो हमारे सोल्जर्स हैं उसके द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया था उस समय में। तो बैटल ऑफ हैपा के बारे में आप रीड करना। 1718 के समय ये भी न्यूज़ के अंदर में था। बैटल ऑफ हैपा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था उस समय। इंडिया के इजराइल के साथ में जो रिलेशंस फिर से स्ट्रेंथन हुए थे उसकी वजह से। यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट हैं जिनको डिस्कस किया गया है कि उन पोर्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रेट है बेसिकली ये देखिए जो वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करने वाला जो एरिया होता है उसको हम स्ट्रेट के रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये अरेबियन जो पेनिनसुला है इसका जो वेस्टर्न पार्ट की तरफ यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बेबल मंदाब। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और आप देखिए कि जो मैक्सिमम ट्रेड है इंडिया का वो हुआ करता है इस स्वेज कैनाल के थ्रू, जो कि इजिप्ट के द्वारा ओवन की गई है। इजिप्ट के द्वारा उसको यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। तो इजिप्ट के द्वारा जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया तो इजिप्ट के द्वारा बेसिकली अपने जो कंसर्न्स है वो रेज किए हैं कि हमारा जो रिवेन्यू है, कि हमारा जो रिवेन्यू का जो शेयर है वो डिक्लाइन होगा अब यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के द्वारा पोर्ट इस कॉरिडोर को यूज़ किया जाएगा और जो स्वेज कैनाल है उसका जो रिलेवेंस है वो ख़त्म हो सकता है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो इंडिया का जो सामान भेजने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो जाएगा। काफ़ी जल्दी यहाँ पे जो मूवमेंट है गुड्स का वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता ही होगा कि कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया तो इंडिया है। यूएसए इसका एक इम्पोर्टेंट एक पार्टनर है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट किस तरीके से वो एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जब 1-2 मंथ के अंदर इसका जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन आएगा तो उस समय आपको समझ में आएगा कि यूएसए का भी इम्पोर्टेंट रोल है। फाइनेंस का भी जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं, वो भी 1-2 मंथ के अंदर जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी जो कंप्लीटली जो गाइड बुक आएगी तो उसी समय में समझ में आएगा कि कौन से कंट्री के द्वारा कितना जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया यूएसए के अलावा आप देखिए कि जो हमारा सऊदी है, सऊदी के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा आपको यूरोपियन यूनियन देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर की इटली है, जर्मनी है और फ्रांस है। और यहाँ पे इजराइल का भी ये जो सिटी है उसको इसके अंदर में रखा गया है। यहाँ पे स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जिसके अंदर मुंद्रा है और हैपा का जो पोर्ट है, हाइपा या हैपा जो जगह है इजराइल के अंदर में, ये दोनों पोर्ट अडानी ग्रुप के द्वारा ओन्ड किए गए हैं, प्राइवेट कंपनी जो अडानी ग्रुप है उसके द्वारा। इसके अलावा देखें कि ग्रीस का भी एक पोर्ट है जिसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। उस ग्रीस का जो पोर्ट है वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या जो चाइना की जो कंपनी है उसके द्वारा उसको बनाया गया है, उसी के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है ग्रीस के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो कम्प्लीटली जो कॉरिडोर है उसको पार्ट किसका रखा गया है स्टूडेंट? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो यूएस की लीडरशिप में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लीडरशिप में चलता है।
नेक्स्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा इंडिजीनियस जो गेम्स हैं उनको डेवलप किया गया है। बेसिकली आप देखें इस जो गेम का नाम है वो बेसिकली इस सर्प और रज्जू के नाम से कर दिया गया है। रज्जू मीन्स जो रस्सी हुआ करती है उसका हिंदी नेम है रज्जू, और अगर हम बात करें सर्प मीन्स स्नेक, तो हम जो स्नेक एंड लैडर का जो गेम खेलते हैं उसी का जो नाम है वो चेंज किया गया है। इसका इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक इनोवेटिव सेल है जो हमारा AICTE है, बेसिकली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जो बीटेक की डिग्रीज भी यहाँ पे रेगुलेट करता है टेक्निकल एजुकेशन को। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर जो टेक्निकल एजुकेशन है AICTE, तो उसके द्वारा 2020 के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जितने भी क्राइटेरिया हैं या इंडिजिनाइजेशन ऑफ नॉलेज है उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में। तो कुछ गेम है, कुछ इंडोर गेम है जिनको यहाँ पे चेंज किया गया है, उसका इंडियनाइजेशन के तरीके से उनका जो नाम है वो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे भगत सिंह के रिगार्डिंग में एक केस है जो पाकिस्तान कोर्ट ने उसको मना किया है कि दोबारा से रीओपन करने की क्या ज़रूरत है जब हो चुका वो सभी चीज़ें। तो आप देखिए कि हम यहाँ पे लिटिल बिट भगत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भगत सिंह वैसे तो उनका जो जन्म है वो पाकिस्तान, आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताता हूँ कि भगत सिंह का जो जन्म है वो पाकिस्तान के अंदर जो लयालपुर है, पाकिस्तान के अंदर जो लयालपुर है, लयालपुर बेसिकली लयाल एक पर्सन हुआ करते थे जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इंग्लिश ऑफिशियल थे, उनके नाम पे उसका नाम था। बाद में उसका नाम फैसलाबाद कर दिया गया था, फैसलाबाद उसका नाम है बाद में। तो लयालपुर के अंदर एक गांव है, वो गांव का नाम है जो बंगा नाम का गांव है, उस गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था शहीद आजम जो भगत सिंह हैं। बट अगर हम अब आपको कभी समय मिले तो आप इसको यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियो देखना कि पाकिस्तान का जो लयालपुर का जो एरिया है उसके अंदर लोग जानते भी नहीं है भगत सिंह कौन है। बट पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई अलग से कंट्री था या कोई कंप्लीटली अलग से एरिया है। जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हैं इनका जो एजुकेशन है वो लाहौर का जो नेशनल कॉलेज है उसी के अंदर हुआ है। इवन काफ़ी सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो फ्रीडम के समय में, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ का जो दोनों ही एरिया है इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों का ही जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी वो तो सेम ही थी। वो जस्ट आफ्टर द जब इंडिपेंडेंस हमको मिलने लगा तो उन लोगों के द्वारा कहा गया कि हमें अलग से हमारा जो कंट्री है वो बनाना है। तो आप देखिए कि जो लाला लाजपत राय हैं, जो लाला लाजपत राय हैं उनके द्वारा भी लाहौर के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं। जो सर गंगाराम हैं, जो सर गंगाराम हैं, गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में आपने सुना होगा। तो सर गंगाराम हैं उनका भी लाहौर का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। शहीद आजम भगत सिंह हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं उनका भी लाहौर के अंदर में जब आर्य समाज उनके द्वारा स्प्रेड किया गया था। तो ऐसे काफ़ी सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो लाहौर से एसोसिएटेड हैं। बट पाकिस्तान ने क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हिस्ट्री है, प्रेजेंट वहाँ का जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में भी जो हिस्ट्री है उसके अंदर में ये जो हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है, उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। आप देखिए कि लाहौर के अंदर पिछले कुछ दिन पहले 1-2 ईयर पहले वहाँ पे जो हमारे पंजाब के एक इम्पोर्टेंट किंग हैं रणजीत सिंह, उनकी भी एक स्टैचू है उसको लगाया गया था लाहौर के अंदर में। बट उन लोगों का कोई भी हिस्ट्री के साथ में जो लिंकेज ना होना या उनके जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं जिनके द्वारा इस तरीके से हिस्ट्री में जो ब्रेक लाया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस की लड़ाई तो दोनों की सेम ही थी। तो जो भगत सिंह का जो केस है जो बेसिकली सेंट्रल असेंबली के अंदर बॉम्बिंग के रिगार्डिंग में है, तो उसको यहाँ पे दोबारा से रीओपन करने से मना किया गया है, ऑब्जेक्ट किया गया है। हम लिटिल बिट हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इनका जो जन्म है लयालपुर का के पास एक एरिया है बंगा, जिस लयालपुर को क्या नाम से जानते हैं अब, फैसलाबाद। लयालपुर को जानते हैं फैसलाबाद के नाम से। तो लयालपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। नेशनल कॉलेज जो लाहौर के अंदर नेशनल कॉलेज है वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ली। और आप देखें कि बाद में ये इनके फैमिली के अंदर भी इनके जो अंकल हैं अजीत सिंह, उनसे ये इंस्पायर थे। उनके द्वारा इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हैं, जो यहाँ पे आज़ादी को रिवॉल्यूशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्होंने बचपन से ही सुनी थी अपने अंकल से। उनसे इंस्पायर होते हुए इन्होंने काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स है वो इन्होंने स्टार्टअप किए, काफ़ी सारे मूवमेंट्स है जो स्टार्ट किए, जैसे कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के अंदर उसके एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। लेटर फेज में इसमें जो सोशलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलेगा, जो HSRA के रूप में चेंज होगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि आप देखिए कि फिरोज
फिरोज शाह कोटला आपने नाम सुना होगा, ये दिल्ली के अंदर एरिया है जहाँ पे जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो भी सिचुएटेड है दिल्ली का। तो फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है वहाँ पे मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर एचआरए का जो नाम है एचएसआरए के नाम से चेंज कर दिया गया था। इसके अलावा 1925 के समय इनके द्वारा पंजाब नवजन सभा जो है, पंजाब नवजन जो सभा है वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई। पंजाब के जो नए जवान हैं, जो यूथ हैं, उनके रिगार्डिंग में कीर्ति नाम की जो मैगजीन है वो निकाला करते थे। कीर्ति नाम की जो मैगजीन है वो निकाला करते थे। इसके अलावा आप देखें कि काकोरी केस है 1927 के अंदर। काकोरी केस में फर्स्ट टाइम इनका जो नाम है वो आएगा ऑफिशियली, इनको उसके अंदर ऑफिशियली इनका नाम है इंक्लूड किया गया था काकोरी केस के अंदर में। आप देखें कि लाला लाजपत राय की जो डेथ होती है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, लाला लाजपत राय की जो डेथ होती है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उसका बदला लेने के लिए जाएंगे। एक जो पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, ए स्कॉट नाम से एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनका मर्डर करने के लिए या उनसे उनका बदला लेने के लिए जाएंगे कि लाला जी की जो मौत है उसका बदला लेंगे। बट आप देखें कि ए स्कॉट का बदला लेने जाएंगे और वहाँ पे जो अलग पर्सन है जेपी सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स का वहाँ पे मर्डर होता है, जेपी सॉन्डर्स को वहाँ पे मार दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया था इस इंसिडेंट को, लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी इनका नाम आया। इसके अलावा फिर उन्होंने सेंट्रल असेंबली के अंदर बॉम्बिंग की गई थी इनके द्वारा, जिसके अंदर आप देखिए कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल है, दो इंपॉर्टेंट बिल्स के अगेंस्ट में की गई थी वो। पब्लिक सेफ्टी बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल आप रीड करोगे इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री को जब देखोगे। पब्लिक सेफ्टी बिल के अलावा जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है 1929 का, इन दोनों बिल्स के अगेंस्ट में इनके द्वारा बॉम्बिंग की गई। आप देखें कि इनके एक साथी भी हुआ करते थे भगवती चरण बोहरा, जिसको बीसी वोहरा के रूप से हम जानते हैं। तो जो बीसी वोहरा हैं, बीसी वोहरा के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के रूप में, जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के रूप से इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट ईयर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई थी, जिसके अंदर आप देखें कि जो भगवती चरण बोहरा हैं इनसे ही फैमिली से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी हैं दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी जिनके द्वारा, दुर्गा भाभी वो पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा भगत सिंह को बचाया गया था, इनको एस्केप करने में मदद की गई थी। तो ये काफ़ी कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो इनसे एसोसिएटेड हैं। आप देखिए कि भगत सिंह को फिर 1931 के समय उनको हैंग कर दिया जाता है, सुखदेव और राजगुरु इनके साथ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जो इवेंट्स हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनकी किताब का क्या नाम है, आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। लास्ट ईयर एक मूवी भी आई थी विक्की कौशल की, उसके अंदर इनका जो रोल है उसको दिखाया गया था। एक मूवी थी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग ही, मेरे को प्रॉपर नाम उसका याद नहीं है, चाहे मदन लाल ढींगरा नाम था या कुछ ऐसे, हमारी जो रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी हैं उनसे रिगार्डिंग में ही थी। जो हमारा 1919 का जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको, उनका जो मर्डर करने की रिगार्डिंग में मूवी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिगार्डिंग द हमारी एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनको एक तो एक नेशनल पार्टी का स्टेटस है, एक तो इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस। आपको ये नेशनल पार्टी का स्टेटस पता होना चाहिए। 3 इसके क्राइटेरिया होते हैं। एक तो 2% वोट ले 2% सीट है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में सिक्योर करे, 6% जो वोट है 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर सिक्योर करे, इसके अलावा 4 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बने। 2% वोट है जो 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर में सिक्योर करे, 2% सीट 2% सीट अलग अलग स्टेट्स के अंदर सिक्योर करे, और इसके अलावा 4 स्टेट के अंदर जो है स्टेट पार्टी के रूप में बन जाए तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे देते हैं। तो इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शंस आने वाले हैं वहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो पेशा है पंचायत सिस्टम का एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज के अंदर में, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की इनके द्वारा बात की गई। तो हम तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेशा के बारे में क्योंकि हमारे एग्जाम से रिलेटेड वही है। पेशा के बारे में आप देखिए कि पेशा जो पंचायत एरिया के अंदर में एक्सटेंस, पंचायत सिस्टम का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरिया के अंदर में। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। शेड्यूल एरिया कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अंदर में। आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अंदर शेड्यूल एरियाज को डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि हमारा जो शेड्यूल 5 है, हमारा जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर में, शेड्यूल 5 के अंदर में कौन कौन से स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए।
तो स्टेट्स को एक बार याद करते हैं। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा इसका जो इसी से बना हुआ तेलंगाना। आप देखिए, फिर हम देखिए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न पार्ट में गुजरात है, गुजरात के पास में राजस्थान है, राजस्थान के अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये हमारे 6 हुए, 2 8 हुए। 2 और स्टेट बचते हैं, उनका नाम है उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, ऐसे 10 स्टेट हैं जो शेड्यूल एरिया के अंदर हैं, जिसमें शेड्यूल 5 के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। शेड्यूल 6 के अंदर हमारे जो 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM के नाम से या कैसे भी जैसे आपको याद करना है, ये शेड्यूल 6 के अंदर हैं। तो पेशा बेसिकली शेड्यूल एरियाज के अंदर पंचायती सिस्टम का एक्सटेंशन के रिगार्डिंग में है कि वहाँ पे जो गांव का अंदर जो लोकल गवर्नेंस है उसको कैसे कैरी आउट किएगा, उसी के बारे में उसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मराठवाड़ा का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में है। एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया, एक डेवलपमेंट जो प्लान है लॉन्च किया गया है। 45,000 करोड़ का ये प्लान है, जिसके अंदर 14,000 के आसपास जो पैसा है वो इरिगेशन के अंदर यूज किया जाएगा। इरिगेशन के अंदर 14,000 के आसपास यूज किया जाएगा, क्योंकि ड्रोट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र के इस एरिया के अंदर में। और क्यों देखने के लिए मिलता है, तो उसके बिहाइंड में ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रीजन है। सॉरी, ये लेंदी बन गया। ज्योग्राफी एक काफ़ी बड़ा रीजन है। आप देखिए कि आपको ये वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, मैक्सिमम बारिश यहाँ देखने के लिए मिलेगी। जो वेस्टर्न घाट का भी वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर मैक्सिमम बारिश है। बट ये जो मराठवाड़ा का रीजन यहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कि यहाँ पे सिचुएटेड है, तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जब रिट्रेटिंग मानसून अक्टूबर नवंबर के समय आता है, तो उससे भी बारिश इसको रिसीव नहीं होगी। यहाँ से जो मॉइस्चर गेनिंग विंड है, जो साउथ वेस्ट मानसून की जो जून जुलाई के समय आपको देखने के लिए मिलता है 3-4 मंथ्स के लिए, तो इसकी भी जो विंड्स हैं, जो इनका मॉइस्चर है इस एरिया में पहुंचने से पहले ही वो मॉइस्चर है वो ड्राई अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मराठवाड़ा का रीजन है उसके अंदर आपको जो ड्रोट है वो देखने के लिए मिलता है। ये कंडीशन जब अल्नीनो का जब कंडीशन होगी, अल्नीनो की जब कंडीशन होती है, तो उस समय में यहाँ पे मराठवाड़ा के अंदर सिचुएशन और भी काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो ड्रोट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2016 के समय रहा। 2016 में क्या हुआ, एक तो जोग्राफिकल ऐसी कंडीशंस डेवलप हुई, उसके अलावा आप देखिए कि 2016 के अंदर ही क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। सुप्रीम को रेल जाया करती थी, एक ट्रेन जाया करती थी मराठवाड़ा के अंदर, पानी की जो ट्रेन है वो वाटर ट्रेन के नाम उसको दिया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि IPL के मैच भी नहीं कंडक्ट होने दिए थे उस समय में, क्योंकि मराठवाड़ा का रीजन कम्प्लीटली पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए। और IPL के अंदर जो पैसा है वो यहाँ बेसिकली जो पानी है वो टू मच यूज किया जाता है, वैसे एलिगेशंस लगाए गए थे उस समय में। ऐसा ही एक बार चेन्नई के अंदर सेम ऐसा इंसिडेंट देखने के लिए मिला था। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि ड्रॉट हिट एरिया है, मराठवाड़ा का रीजन है। बट आपको अब मराठवाड़ा के रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं इसके अंदर महाराष्ट्र के। तो देखिए कि ये जो मीटिंग जो कंडक्ट की गई, जहाँ पे महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया 40,000 जो करोड़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये एरिया जो बेसिकली है संभाजी नगर इसका नाम दिया गया है। अब आप देखिए कि जो संभाजी नगर है, ये जो संभाजी नगर के अंदर जो मीटिंग हुई है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, औरंगाबाद के नाम से। पहले इसको औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। अब औरंगाबाद का नाम क्यों था, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, औरंगाबाद का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया था निज़ाम शाही के एक पर्सन हुआ करते थे, मलिक अंबर। मलिक अंबर के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। मलिक अंबर का जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके द्वारा किया गया। बट औरंगजेब के बाद में इसका जो नाम है औरंगाबाद कर दिया गया। औरंगजेब का जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, वो भी इस औरंगाबाद के वहीं पे सिचुएटेड है। औरंगजेब को बेसिकली स्टूडेंट्स एक निकनेम की वजह से और जाना जाता था, उसका नाम है जिंदा पीर, जो लिविंग पीर है उसके रूप से भी उसको जाना जाता था। औरंगजेब का एक निकनेम भी है। औरंगजेब का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1658 से लेकर 1707 तक उनका टाइम पीरियड है। फिर उनकी डेथ होने के बाद में जो मुगल एम्पायर है वो भी कोलैप्स हो गया। तो एक तो जो संभाजी नगर है, जिसको पहले औरंगाबाद के नाम से जानते थे, वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई है। अब इसको संभाजी नगर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो औरंगजेब के द्वारा जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनका भी इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं,
क्योंकि 1674 के समय जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके द्वारा अपना जो कोरोनेशन है, जो राज्याभिषेक है, वो कहाँ पे किया गया था? रायगढ़ के अंदर में। रायगढ़, रायगढ़ कहाँ है? रायगढ़ एक हिली टॉप एरिया है, जहाँ पे रायगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने अपने आप को जो छत्रपति एंड टाइटल दिया और अपने आप का जो कोरोनेशन है इनके द्वारा किया गया था। तो सेम कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के हैं। शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं संभाजी, उनको टॉर्चर किया गया था इस जगह पे इन औरंगजेब के द्वारा में। तो उन्हीं के नाम पे इस जो प्लेस है उसका नाम चेंज किया गया है, छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपको नांदेड़ देखने के लिए मिलेगा। नांदेड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सिखिज्म से बिलोंग करते हो तो नांदेड़ के अंदर में जो हमारे 10th सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनका यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वो सिचुएटेड है हजूर साहिब नांदेड़ के अंदर में। ये आपको पता होना चाहिए कि नांदेड़ के अंदर हजूर साहिब एक सिखिज्म से रिलेटेड एक प्लेस भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, लातूर है। लातूर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, लातूर क्यों न्यूज़ के अंदर रहता है? लातूर में एक बार अर्थक्वेक आया था, काफ़ी फेमस अर्थक्वेक है लातूर का। जालना है, बीड है, परबानी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा धाराशिव। धाराशिव नाम की जो जगह है इसी मराठवाड़ा के अंदर में, वहाँ पे धाराशिव नाम की केव्स हैं। और धाराशिव का जो अलग से नाम है वो है ओस्मानाबाद। और आपको हिंगोली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हिंगोली नाम का डिस्ट्रिक्ट है, हिंगोली क्यों न्यूज़ के अंदर होता है? लीगो की वजह से। इंडिया का जो लीगो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हिंगोली के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो लास्ट जो संडे को जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर भी मेंशन किया गया था हिंगोली का जो लीगो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द मराठवाड़ा। इसके अंदर में ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे बेसिकली इसको रीडेवलप करना है, इसको डेवलपमेंट करने के रिगार्डिंग में नए नए जो सेंटर्स हैं वो ओपन किए गए हैं। और ये वही एरिया है स्टूडेंट्स जिन्होंने, इस मराठवाड़ा वही एरिया है जिन्होंने जो निज़ाम शाही है, जो हैदराबाद का जो निज़ाम हुआ करते थे पहले, ये उसके अंडर में आया करते थे। जो निज़ाम हुआ करते थे हैदराबाद के, उनके अंडर में आया करते थे। बट जो हैदराबाद लिबरेशन डे है जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैदराबाद लिबरेशन डे की 17 सितंबर 1948 के दिन जब हैदराबाद को अलग इंडिया में जोड़ा गया, तो ये जो मराठवाड़ा है इसने भी अपने आप को महाराष्ट्र के अंदर ऐड किया था। पहले ये लोग निज़ाम के अंडर में आया करते थे हैदराबाद के अंदर में। अब आप देखें कि मराठवाड़ा रीजन के अंदर जो मराठाज हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है, तो उसके बिहाइंड भी इस डे का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब ये निज़ाम के अंडर में आया करता था मराठवाड़ा रीजन, तो यहाँ के जो मराठाज हैं उनको जो कुनबीज का जो स्टेटस है, कुनबीज बेसिकली जो एग्रीकल्चर क्लास होती है उसको कुनबीज के रूप में डिफाइन किया गया है, तो वो उनके बारे में इनको बताया जाता था। कुनबीज हैं ये बेसिकली। तो वैसा जो सर्टिफिकेशन है उसके रूप में जो मराठा रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है अभी रिसेंटली वहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, मीर ओस्मान अली नाम के पर्सन है जो बेसिकली हैदराबाद को एक ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस अलग से एरिया है वो बनाना चाहते थे। बाद में ये उसको पाकिस्तान के अंदर भी ऐड करना चाहते थे क्योंकि ये लैंडलॉक एरिया है। वहाँ पे इनका एक मिलिशिया ग्रुप होता था जिसको हम रजाकर के रूप से जानते हैं। और रजाकर का आपको काफ़ी सारा जो डोमिनेशन है इस मराठवाड़ा के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से जो मराठवाड़ा है वो निज़ाम से अलग होके यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ऐड होता है। आप देखिए कि हैदराबाद के इस हैदराबाद लिबरेशन डे के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो मिशन पोलो है, ऑपरेशन पोलो है, वो लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन पोलो के अंडर में हमारे जो फर्स्ट एक पर्सन है, पर्सन का नाम है बचित्तर सिंह। बचित्तर सिंह वो पर्सन है जिनके द्वारा पहली बार जो आज़ादी के बाद में जो अशोक चक्र है वो उनको दिया गया था इसी मिशन पोलो के अंडर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द रजाकर, कैसे वहाँ पे पुलिस का एक्शन हुआ और इस हैदराबाद को लिबरेट किया गया था 17 सितंबर 1948 के दिन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कनाडा के साथ हमारे रिलेशन सही नहीं रहे। G20 की मीटिंग के अंदर भी इंडिया के द्वारा जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को वहाँ पे आश्रय देने की वजह से इंडिया ने अपने ऑब्जेक्शन दिए थे। और आप देखिए कि उसके बाद में हमारे जो ट्रेड टॉक्स हैं उनको भी यहाँ पे पोज किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द गीता मेहता हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। 1971 वॉर के समय इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जर्नलिज्म के सेक्टर में जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो सब काम किया गया।
और इसके अलावा देखिए जो पटनायक फैमिली है उड़ीसा की, उससे ये बिलोंग करती हैं। जो पटनायक जो फैमिली है उड़ीसा की एक पॉलिटिकल फैमिली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वो काफ़ी दिनों से वो लोग पावर के अंदर हैं, नवीन पटनायक एंड बीजू पटनायक उनके जो डैड हुआ करते। तो बेसिकली बीजू पटनायक की फैमिली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड एक इंसिडेंट है कि 2019 के समय हमारे यहाँ पे इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, और उस समय गवर्नमेंट के द्वारा इनको बेसिकली जो पद्म अवार्ड है वो देने की कोशिश की गई थी, तो इनके द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया था कि एक तो देखिए कि इलेक्शन ईयर है और इस समय में अगर मेरे को पद्म अवार्ड दिए जाते हैं तो हो सकता है कि जो अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उड़ीसा के अंदर, इनकी जो फैमिली का जो बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टीज है वो यहाँ पे एलिगेशन लगाएं कि हमको जो यहाँ पे इस वजह से दिए गए कि वी हैव सम काइंड ऑफ, कि हमारा कोई टैक्टिकल अलायंस हो या किस वजह से, तो इनके द्वारा वो जो पद्मा अवार्ड हैं वो डिक्लाइन कर दिए गए थे 2019 के समय। नेक्स्ट स्टूडेंट, मणिपुर के अंदर काफ़ी दिनों से वायलेंस है, बट वहाँ पे भी कुछ ऐसे 1 मिलियन हीरोज़ एक एंटरप्रेन्योर ग्रुप है जिसके द्वारा ऐसे कुछ टॉयज़ हैं वो बनाए गए हैं जिनका जो स्प्रेड हो रहा है, जो बेसिकली एक लिटिल बिट वहाँ पे जो स्माइल है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं उन जो मणिपुर के कैंप्स के अंदर में। और मणिपुर के कैंप्स के अंदर लोगों के द्वारा इस तरीके के जो टॉयज़ हैं वो बनाए जा रहे हैं जिससे कि बाहर जो डॉल्स हैं उनको एक्सपोर्ट भी किया जाए। तो यहाँ पे जो 1 मिलियन हीरोज़ नाम का जो प्लेटफॉर्म है, एक एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जो बच्चों के चिल्ड्रंस के जो टॉयज़ के रिगार्डिंग में काम करता है, उनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट वर्क किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो महसा अमीनी हैं जिनके द्वारा बेसिकली ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया था और उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके जो 1 ईयर है वो कंप्लीट हुए हैं। तो इस समय में ईरान को लग रहा है कि हो सकता है कि प्रोटेस्ट फिर से ब्रोक आउट हो सकता है। कुर्दिस्तान का जो एरिया है उसके अंदर में इन्होंने अपनी जो फोर्स है वो सेंड की है। अब एक कुर्दिस्तान के बारे में हम रीड करेंगे स्टूडेंट। कुर्दिस्त बेसिकली एक स्टेटलेस कम्युनिटी है। कुर्दिस्त बेसिकली स्टेटलेस कम्युनिटी किस वजह से है कि ये देखिए कि टर्की का पार्ट है, टर्की के पास ही आपको ईरान आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको सीरिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो सभी कंट्रीज़ हैं इनके जो नियर बाई एरियाज़ है, यहाँ पे जो कुर्दिश पीपल हैं वो रहा करते हैं, कुर्दिश पीपल यहाँ पे रहते हैं और इस एरिया को कुर्दिस्तान के रूप से हम जानते हैं। तो इस तरह कुर्दिश वो कम्युनिटी है जिनका प्रॉपर कोई कंट्री के अंदर डोमिनेशन नहीं है, बट सभी कंट्रीज़ में जो 5% 10% ऐसे आपको जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। दिस आर द कुर्दिश पीपल। इनको कुर्दिश पीपल्स को यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कि आपको जो अलग से कंट्री है वो बना दिया जाएगा, बट वो जो प्रॉमिस है वो ब्रोक आउट हुआ, नहीं हुआ, एग्जिस्टेंस के अंदर आया। कंटिन्यूस इनके अगेंस्ट में जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिलता है कुर्दिश पीपल के अगेंस्ट में। कुर्दिश पीपल काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो लीबिया के अंदर जो यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन आई है, वहाँ की एक सिटी है दरना, वहाँ पे ये फ्लड आया है। नॉर्दर्न अफ्रीका का ये पार्ट है, मेडिटेरियन के साथ अपना एरिया शेयर करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अफ्रीका के बारे में, तो ये देखिए अफ्रीका है, तो यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे कौन है, इजिप्ट है, इधर है सूडान है, और ये सभी कंट्रीज़ हैं। 2011 के समय यहाँ पे गद्दाफी हुआ करता था, गद्दाफी का कंट्री है ये लीबिया। गद्दाफी को ओवरथ्रो किया गया, कूप किया गया, वहाँ की जनता के द्वारा हटाया गया, क्योंकि उस समय में इसी का जो नियर बाई कंट्री है टूनीशिया, टूनीशिया से जो अरब स्प्रिंग है वो स्टार्ट हुई है। जो अरब स्प्रिंग का आपको देखने के लिए मिलेगा कि नाटो के द्वारा बेसिकली ऐसे जो पावरफुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पावरफुल काफ़ी दिनों से जो काम कर रहे हैं किसी कंट्री के अंदर में, डोमिनेंट उनकी पोजीशन है, उनको ओवरथ्रो किया गया था नाटो के द्वारा बैक करते हुए। और ये अरब स्प्रिंग लेटर फेज में आपको जो आईसिस की क्राइसिस के रूप में देखने के लिए मिलेगी मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन बम्बल बीज जो हैं, बेसिकली मधुमक्खी हैं बम्बल बीज, उनके बारे में बताया गया है कि उनको कम्प्लीटली थ्रेटेंड है। यहाँ पे मैन मेड जो यहाँ पे इंसिडेंट्स की वजह से उनको कम्प्लीटली जो थ्रेट है उसके रूप में देखा गया है और इनकी जो संख्या है वो डिक्लाइन हो सकती है आने वाले समय में। उसके बिहाइंड में रीजन ये माने गए कि टेम्परेचर का कंटिन्यूस इंक्रीज होना, यहाँ पे इनका जो हैबिटाट है वो लॉस होना बम्बल बीज का। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए लास्ट ईयर एक बीज के रिगार्डिंग में ही एक इंसिडेंट था जिसके अंदर में क्या किया गया था, उनके द्वारा जो कौन सा डांस किया जाता है, वैगेल्ड जो डांस किया जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप बीज के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंस है इसका, जो हनी बीज है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये पोलिनेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोलिनेशन के अंदर में। तो पोलिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि इनका इंपॉर्टेंस रोल है पोलिनेशन के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट निफा वायरस के बारे में है कि निफा वायरस का जो आउटब्रेक है वो बेसिकली केरल के अंदर ही क्यों होता है, और केरला के अंदर भी अगर हम बात करें जो कोझिकोड का जो एरिया है वहाँ के आसपास ही क्यों हुआ।
क्योंकि पहले तो इराविकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था 2018-19 में, अब कोझिकोड के अंदर हुआ है। तो ये आसपास के एरिया के अंदर ही क्यों हो रहा है, उसके बिहाइंड में बात किया गया कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में जो फ्रूट बैट है, जिसको यहाँ इसका मेन यहाँ पे जो होस्ट है वो माना गया है, निफा वायरस का जो वायरस है उसका होस्ट माना गया है फ्रूट बैट को, तो इंडिया का जो केरल के अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में इसको यहाँ पे सर्विलेंस भी नहीं किया गया। उनके अंदर भी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो निफा वायरस की, वो आपको मिलेंगी उन फ्रूट बैट के अंदर भी जो केरल से बाहर हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सीवियर जो यहाँ पे फीवर की जो कंडीशंस हैं उनको, या निफा वायरस का जो सिम्टम्स हैं उनको डिटेक्ट करने का जो बेसिकली जो काम है वो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो पुणे के अंदर है, ओनली उसी के पास इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं कि वो इसको यहाँ पे डिटरमाइन कर सके। तो केरल के अलावा और किसी स्टेट के अंदर ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट भी नहीं की गई। तो उन्हीं सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसके अंदर में कि केरल के अंदर ही इसका आउटब्रेक है वो क्यों होता है। निफा वायरस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे ये यहाँ पे जो इंडोनेशिया एंड मलेशिया का जो रीजन है वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वो बांग्लादेश के अंदर पिग्स के अंदर देखने के लिए मिला, और इंडिया के अंदर भी इसका आउटब्रेक बंगाल के अंदर हुआ 2003 के अंदर में, और लेटर फेज में 2018 के अंदर केरल के अंदर इसका जो सीवियर आउटब्रेक है वो आपको देखने के लिए मिला है। कंप्लीटली जो कोई भी यहाँ पे जो क्योर है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अगेंस्ट में जो सेकेंडरी जितना भी ट्रीटमेंट है वो दिया गया है निफा वायरस के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट निफा वायरस। इंडिया के द्वारा जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन से कंट्री से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वहाँ पे भी एक वायरस का आउटब्रेक हुआ था जिसका होस्ट ये जो बैट्स हैं, फ्रूट बैट्स हैं, उनको ही माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वो वायरस का नाम बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर में, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन पूछा, कल भी किसी ने आंसर नहीं दिया। हिंड्रा वायरस जो है जिसका आउटब्रेक हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टीबी पेशेंट्स के बारे में, तो टीबी पेशेंट्स का आप देखिए कि इंडिया के अंदर ऐसा माना गया है कि टीबी पेशेंट्स जो हैं उनका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी एक सबसे बड़ा रीजन है। न्यूट्रिशनल उनको प्रॉपर वे में सप्लाई ना होना, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो निक्षय पोषण अभियान है वो चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इनका जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा कुछ पैसे हैं वो भी इनको दिए गए। इसके अलावा जो निक्षय, निक्षय मीन्स बेसिकली टीबी का हिंदी नेम है निक्षय, तो आप देखिए कि निक्षय मित्राज हैं उनको भी यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात की गई है कि न्यूट्रिशन अगर अच्छा है तो टीबी पेशेंट्स यहाँ पे जो टीबी है उसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसका न्यूट्रिशनल लेवल आपको काफ़ी ख़राब देखने के लिए मिलेगा। उसके बिहाइंड में पॉवर्टी भी एक सबसे बड़ा रीजन है, माइग्रेंट लेबर है, प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान ना देना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी उसका एक कारण है। आप देखिए कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो आपको छोटे छोटे शहर देखने के लिए मिलेंगे जिनके अंदर बेसिकली जैसे कि यहाँ पे सभी एरियाज़ के अंदर घर हैं, कहीं पे भी प्रॉपर वे में पार्क नहीं है, वॉकिंग नहीं है। वर्किंग स्टाइल भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि वर्किंग स्टाइल इस तरीके से है कि अपना जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो दिस इज ऑल अबाउट द निक्षय पोषण अभियान। टीबी मुक्त भारत जो है हमारा जो टारगेट है वो क्या है, टीबी मुक्त भारत कब बनना है हमको, कि टीबी फ्री इंडिया का जो स्टेटस है कौन से ईयर के अंदर हम अचीव करेंगे, तो वो टारगेट का ईयर बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में है स्टूडेंट्स। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसे अभी G20 की मीटिंग के समय लॉन्च किया गया। 3 जो कंट्री जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं जिनके द्वारा इसको फाउंड किया गया, तो वो आप देखिए कि इंडिया है, US एंड ब्राज़ील है। इंडिया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके अंदर आप देखिए इंडिया है, ब्राज़ील है और USA है। बाद में और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया जिसके अंदर अर्जेंटीना है, कनाडा है, आपको इटली देखने के लिए मिलेगा और साउथ अफ्रीका। तो ये बाद में इन कंट्रीज़ के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया। अब ये तो सारे G20 के हुए। इसके अंदर में आपको एक देखना होगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया है। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, मॉरिशस के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया है। बांग्लादेश और मॉरिशस भी इसका पार्ट है। तो इसका बायोफ्यूल अलायंस के अंदर डिस्कस किया गया है कि क्यों इसको बनाया गया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इथेनॉल जो है, जो इथेनॉल है उसका ब्लेंडिंग किया जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया में 10% ब्लेंडिंग आपको देखने के लिए मिलता है। 2025 तक का हमारा टारगेट है कि 20% जो ब्लेंडिंग है वो किया जाएगा इथेनॉल का।
और इंडिया के अंदर आप देखिए कि हमारा जो 80% जो ऑयल है वो हम क्रूड ऑयल के रूप में इंपोर्ट करते हैं। तो हमको इस तरीके के बायोफ्यूल अलायंस से जो कि हमारा जो एनर्जी के पर्सपेक्टिव में जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकें, वो हमारा टारगेट है। क्योंकि वर्ल्ड का जो टारगेट है 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। 2070 इंडिया का टारगेट है कि हमको कार्बन न्यूट्रलिटी है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री है वो बनना है 2070 तक। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टूडेंट्स ग्लोबल साउथ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस ग्लोबल साउथ वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। 1969 के समय यूएस के अंदर एक पर्सन हुआ करते थे जो एंटी वॉर की लड़ाई झगड़ा कम से कम कीजिए, तो एंटी वॉर उनका ओपिनियन हुआ करता था। पर्सन का नाम है कार्ल ओब्लेस्की, कार्ल ओग्लेसबी। कार्ल ओग्लेसबी नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा एंटी वार के एक्टिविस्ट थे 1969 में, जो ग्लोबल साउथ वर्ड है इनके द्वारा कोइन किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ और 1974 के समय उनके द्वारा एक यूएन का एक ऑफिस है वो इस्टेब्लिश किया गया, यूएन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, कि जो साउथ साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका यहाँ पे जो कोऑपरेशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो यूएन साउथ साउथ कोऑपरेशन नाम का ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। फिर 90s 80s के समय में आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी, लाइन का नाम है ब्रेंडेथ लाइन, लाइन का नाम है ब्रेंडेथ लाइन। मैंने इस रिगार्डिंग में जो एक छोटा सा आपका वीडियो भी अपलोड किया है ग्लोबल साउथ के रिगार्डिंग में। तो ब्रेंडेथ लाइन जो है वो यहाँ पे बताई कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही सिचुएटेड हैं, जैसे कि ये ग्लोब है तो ये ऐसा नहीं है कि सदर्न हेमिस्फीयर में। आप देखिए इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो ब्रेंडेथ लाइन ये बताती है कि ऐसे कंट्रीज जिनका कॉलोनियल पास्ट है, शेयर्ड हिस्ट्री है, कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन है, जिनकी वॉइस को मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं उठाया गया, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, उन कंट्रीज को हम ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के रूप में बताएंगे, वो ग्लोबल साउथ के पार्ट हैं। ये ब्रेंडेथ लाइन बताती है कि पॉवर्टी उनके अंदर ज़्यादा है, बाहर की जो कंट्रीज हैं उनका कंप्लीटली कोऑपरेशन नहीं है। क्योंकि आप देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से कोई भी कंट्री नहीं है। इसके अलावा देखिए कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, जो ब्रिटेन वुड के इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, उसके अंदर भी डोमिनेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के द्वारा यूएनएससी इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस की गई है। तो कार्ल ओग्लेसबी नाम के पर्सन के द्वारा इस साउथ साउथ कोऑपरेशन वर्ड को कॉइन किया गया था। यहाँ पे 2-3 वर्ड और मेंशन किए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक है G77, यूएनसीटीडी जो है, यूएनसीटीडी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है ट्रेड के रिगार्डिंग में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, सॉरी कन्वेंशन नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में यूएनसीटीएडी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा इस डेवलपिंग कंट्रीज का जो G77 है उसे इस्टेब्लिश किया गया था। क्या ग्लोबल साउथ की वजह से G77 यहाँ पे फेज आउट होगा? तो स्टूडेंट्स फेज आउट नहीं होगा। G77 बेसिकली ट्रेड के रिगार्डिंग में है और ग्लोबल साउथ एक नया अलायंस बना है जो आपको G20 की मीटिंग के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर भी यहाँ पे जो मेंबरशिप है उसको एक्सटेंड किया गया है। जो ब्रिक्स के अंदर नए मेंबर कौन कौन आए हैं स्टूडेंट्स, एक बार आप सोचिए। सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसके अलावा ईरान भी है। आप देखिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे हुए हैं। सऊदी और ईरान के बीच में जो 16 के समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इन दोनों के बीच में जो डील है वो किसने ब्रोकर आउट की है? चाइना के द्वारा की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सऊदी है, यूएई है, इसके अलावा आप देखिए कि ईरान है, एक आपको सोमालिया देखने के लिए मिलेगा और एक अर्जेंटीना है। तो ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्सपेंड किए गए हैं ब्रिक्स के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट इज अबाउट द टी का प्राइस के बारे में है कि जो टी की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है नीलगिरी के एरिया के अंदर में। अब आपको चाय के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पिया भी जाता है इंडिया के अंदर और सही भी है, पीना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है चाय तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चाय के बारे में, टी के बारे में, तो आप देखिए टी के बारे में आपने सबसे पहले पॉलिटी के अंदर आपने रीड किया होगा। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप रीड करते हो। कब रीड करते हो? 1813 में एक कानून आया था
जो 1813 का जो रेगुलेशन है जिसमें कंपनी को रेगुलेट किया गया, उसके अंदर देखिए कि कंपनी का जो ट्रेड है उसको कंप्लीटली अबोलिश कर दिया था। कंप्लीटली अबोलिश किया था? नहीं। दो सेक्टर हैं जिसके अंदर में कंपनी का जो ट्रेड है उसको अबोलिश नहीं किया था। वो है, एक तो है चाय, एक तो है चाय और एक है चाइना। एक है चाय और एक है चाइना। ये 1813 के कानून के बारे में रीड करना, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो वहाँ पे रेगुलेट किया करता था कंपनी को। फिर उसके बाद में 1833 का जब कानून आया, वो जो नया जो रूल आया, उसके अंदर में कंप्लीटली जो कंपनी का जो ट्रेड है उसको यहाँ पे अबोलिश किया गया और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया था, जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भी क्रिएट होगी 1813 में। इसके अलावा और क्या क्या हुआ था? क्रिश्चियन मिशनरीज को लागू किया गया था। उस समय हमारे यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, ये सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये चाय है वो उस समय में हमारे यहाँ पे आती है। चाय को कहाँ पे उगाया जाता है, क्या इसकी जोग्राफिकल एरिया है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो चाय बेसिकली आपको यहाँ पे जो स्लोप का जो एरिया है उसके अंदर इसको उगाया जाता है। स्लोपी एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसको बारिश काफ़ी चाहिए। चाय की जो कंडीशन है टी के प्लांट की, एक तो आप देखिए कि इसको 20 से लेकर 30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। हॉट भी हो और ह्यूमिड भी हो, ऐसी कंडीशन इसको चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बारिश के बारे में तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए, पर वो बारिश का जो पानी है वो रुकना नहीं चाहिए, स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ट्री का जो चाय का जो प्लांट है उसके जड़ के पास में जो पानी है वो नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर टी बोर्ड जो है, इंडिया के अंदर जो टी बोर्ड है, इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर जो टी बोर्ड है वो कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर में। कल हमने रबर बोर्ड के बारे में देखा था, वो कहाँ है? कोट्टयम के अंदर, कोट्टयम केरला के अंदर में था, ये कलकत्ता के अंदर है। इसके अलावा इसका फॉरेन ऑफिस भी है, एक मास्को के अंदर है, एक फॉरेन ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेगा दुबई के अंदर में। टी बोर्ड जिसे कि 1954 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो भी चाय है उसके बारे में हमने देखा। इंडिया के अंदर जब जीआई टैग स्टार्ट हुए थे स्टूडेंट्स, जीआई टैग आपको पता होगा ना, जीआई टैग क्या होते हैं? तो इंडिया के अंदर जब जीआई टैग जब स्टार्ट हुए तो जो दार्जिलिंग का जो चाय है, दार्जिलिंग का जो चाय है उसको पहला जो जीआई टैग है वो दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेक बोट्स के बारे में। तो अरणमूला नाम की जो जगह है ये बेसिकली केरल के अंदर है। वहाँ पे इस तरीके की जो स्नेक बोट्स हैं, स्नेक की साइज की जो बोट्स हैं वो बनाई जाती हैं। अब ये स्नेक बोट्स बेसिकली काम क्या करती हैं? यहाँ पे जो बोट की एक रेस होती है जिसको हम नेहरू ट्रॉफी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो 11th-12th के एनसीईआरटी को रीड करना, उसके अंदर मेंशन किया गया है नेहरू ट्रॉफी के बारे में, और फर्स्ट ही चैप्टर में किया गया है। जस्ट नेहरू ट्रॉफी लिखा गया है कि बोट की रेस होती है नेहरू ट्रॉफी। तो जब ओणम का जब फेस्टिवल मनाया जाता है, ओणम का जब फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस समय ये रेस है वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। कौन सी रिवर है जिसके अंदर ये रेस होती है? रिवर का नाम है स्टूडेंट पंपा। पंपा 3rd नंबर पे रिवर है केरल के अंदर में। इन स्नेक बोट्स को यहाँ पे पलियाडम्स के नाम से या पेलियाडम्स के नाम से जानते हैं, तो यह नाम आप याद रख लेना। पेलियाडम्स बेसिकली स्नेक बोट होती हैं। ओणम के समय ही जब ओणम का जो टाइमिंग एंड होता है, जैसे हमारे गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में जो होता है तो उसके एंड वाले दिन जो गणपति की जो सवारी है वो निकलती है, वैसे ही जब ओणम जब एंड होता है तो उस समय में एक एक आपको जो टाइगर, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो टाइगर टाइप का यहाँ पे अपना जो पेंटिंग है वो करवाएंगे। और वहाँ पे एक एरिया है थ्रिसूर, थ्रिसूर के अंदर जो टाइगर है वो यहाँ पे टाइगर का बेसिकली एक मार्च है वो निकाला जाता है। ह्यूमन बींग्स अपने बॉडी के ऊपर जो टाइगर है उसका मास्क बनवाएंगे कम्प्लीटली पेंटिंग के थ्रू। उसको हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वो संडे के वाले दिन ही डिस्कस आया था यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर में। संडे को काफ़ी कुछ चीज़ें कवर होती हैं न्यूज़पेपर में, तो संडे का ज़रूर से रीड करना। मैगजीन को भी रीड किया करो, अगर आपको समय रहे तो मैगजीन्स को भी ज़रूर से रीड करो। रीडिंग की एक हैबिट होनी चाहिए, काफ़ी कुछ उसके अंदर मेंशन होती हैं चीज़ें। तो ओणम का फेस्टिवल तो आपको पता होगा, राजा बली हैं, राजा बली वहाँ पे लौट के आते हैं अपने प्रदेश को संभालने के लिए। आज भी उनको ऐसा वरदान दिया गया था। स्नेक बोट बेसिकली लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, जो कि शेषनाग उनका एक शेषनाग एक उनका जो बेसिकली एक शेषनाग का एक उनका रेस्टिंग प्लेस है, जिसके अंदर जो नाग है, जो स्नेक है, उनको रेस्टिंग के दौरान जो छाया है वो करता है।
तो स्नेक नेट जो स्नेक बोट है वो भी उन्हीं को डेडिकेट करके बनाई गई है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो पेलियाडम्स जो है, यहाँ पे रणमूला के अंदर जो पारसार्टी टेम्पल है, वहाँ पे ये जो बोट का रेस है ऑर्गेनाइज की जाती है ओणम का फेस्टिवल के समय में। अब ये जो बोट है वो बेसिकली किसकी बनी होती है? जो जैक फ्रूट जो होता है, जो जैक फ्रूट की जो लकड़ी है उसका एक पार्ट है, उससे ये बनती है ये बोट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आपको एंटर करना है तो इस तरीके से आप देखिए कि ड्रेसिंग होती है, उसी को पहन के आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। पहले आपको खाना वाना खिलाया जाता है, इसका एक अलग से रिचुअल है, वो अलग से एक रिचुअल है जो पारसारथी टेम्पल के आसपास उनको कैरी आउट किया जाता है। अर्नामुला नाम की जो जगह है, नदी का नाम आपको पता होना चाहिए, पंपा नाम की नदी है, जो पंपा नाम की नदी है जहाँ पे ये स्नेक बोट है उसकी रेस ऑर्गेनाइज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। दो ऐसी न्यूज़ हैं जिनको हमने कवर नहीं किया। एक न्यूज़ है मालदीव के बारे में जिसको कवर नहीं किया, तो वो आप उसको रीड कर लेना। उसको हम अलग से जो शॉर्ट वीडियोस जो बनाते हैं ना हर एक सब्जेक्ट के, उसके अंदर में उसको इंक्लूड कर लेंगे आईआर के पार्ट के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन की वजह से वो एरिया न्यूज़ के अंदर में है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।